क्या हुआ जब एक औरत ने दिया एक ही साथ 15 बच्चों को जन्म। यह खबर जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही दिलचस्प भी। क्या यह साइंस का करिश्मा है या कोई अनोखा चमत्कार? और अब उन बच्चों का क्या हुआ? जब आप इसकी सच्चाई जानेंगे तो दंग रह जाएंगे दोस्तों। लेकिन रुकिए, वीडियो देखने से पहले लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, क्योंकि जो खुलासा होने वाला है वो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। राहुल नाम का आदमी अपनी और अपनी बीवी की कहानी बताते हुए कहता है, मेरा नाम राहुल है। आज मैं अपनी बीवी को अस्पताल लेकर आया था। बड़ी मुश्किलों के बाद हम यहां तक पहुंचे। जैसे ही वह अंदर गई, मेरे मन में अजीब सा डर बैठ गया। लग रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। कुछ ही देर बाद अस्पताल में हंगामा मच गया। डॉक्टर्स की घबराई हुई आवाजें बाहर तक सुनाई देने लगीं। बाहर खड़े सभी लोग सकते में आ गए। तभी एक नर्स दौड़ती हुई बाहर आई और बोली, आपकी पत्नी कह रही है कि उनके पिता को बुला दो। मैं घबराया, लेकिन जल्दी से उसके पिता को बुलाने दौड़ पड़ा। जब वह आए तो डॉक्टर ने उनके सामने ही मुझे बताया कि मेरी बीवी ने एक साथ 15 बच्चों को जन्म दिया है। दोस्तों, मैं एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता था। उसका नाम था प्रकृति। वह अपने पिता की लाडली थी। उसकी मां का वर्षों पहले निधन हो चुका था, इसलिए वह अपने पिता के साथ ही रहती थी। उनके हालात ठीक नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके पिता उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देते थे। मेरी हालत उनसे भी ज्यादा खराब थी। मेरे माता पिता चाहते थे कि मेरी शादी किसी अमीर आदमी की बेटी से हो, लेकिन मेरा दिल तो सिर्फ प्रकृति के लिए धड़कता था। जब मैंने इस रिश्ते से इनकार किया तो मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। कई दिनों तक मैं इधर उधर भटकता रहा। शुरू में एक दोस्त ने मुझे अपने घर में पनाह दी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने भी साफ कह दिया, अब तुम्हें यहां से जाना होगा। जब यह बात प्रकृति को पता चली तो वह बहुत परेशान हो गई। उसने मुझसे पूछा, अब क्या करोगे? मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, तुमने मेरे लिए इतना कुछ सहा, अब मेरी बारी है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैंने हंसते हुए कहा, पागल हो क्या? तुम्हारे पिता मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन हूं तो क्या कहोगी? प्रकृति ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, पहले हम शादी करेंगे, फिर मैं अपने पिता से कहूंगी कि यह मेरे पति हैं और इस घर के दामाद हैं। जब उन्हें यह पता चलेगा कि हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है तो वह हमें घर में जरूर रख लेंगे। अगली सुबह वह अपने पिता से झूठ बोलकर किसी दोस्त की शादी का बहाना बनाकर घर से निकली। वह तैयार होकर आई और कुछ पैसे भी साथ ले आई। मैंने भी अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और 4 गवाहों के साथ एक मौलवी साहब का इंतजाम कर लिया। जब प्रकृति घर आई तो वह बेहद परेशान थी। वह बार बार यही कह रही थी, मेरा पिता इस दुनिया का सबसे बेहतरीन पिता है। जब मैं सिर्फ 2 साल की थी, मेरी मां इस दुनिया को छोड़ गई थी, लेकिन मेरे पिता ने दूसरी शादी सिर्फ इसीलिए नहीं की कि कहीं कोई सौतेली मां मुझ पर अत्याचार न करे। उस वक्त उनकी उम्र महज 24 साल थी, फिर भी उन्होंने अकेले ही मेरी परवरिश की। और आज मैं बिना उन्हें बताए अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर रही हूं। मैंने उसे समझाया, मैं भी अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। बात यह नहीं है कि किसने अधिक त्याग किया, बल्कि यह है कि हमने दोनों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मुझे उम्मीद है कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर माता पिता सारी उम्र नाराज नहीं रहते, वे एक दिन मान ही जाएंगे। मैंने उसे दिलासा दिया और हम दोनों का शादी हो गया। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हमारे पास पैसे नहीं थे। मैंने केवल मैट्रिक तक पढ़ाई की थी और कोई विशेष हुनर भी मेरे पास नहीं था। हां, मैं नौजवान था, मजबूत था, मजदूरी कर सकता था, लेकिन वह भी हर रोज नहीं मिलती थी। प्रकृति को सिलाई कढ़ाई का हुनर आता था, लेकिन उसके पास सिलाई मशीन नहीं थी। शादी के बाद प्रकृति रोने लगी। मेरा पिता मुझे खोज रहा होगा, वह बार बार कह रही थी। मैं आज तक कभी इतनी देर घर से बाहर नहीं रही। मैंने उसे ढांढस बंधाया और कहा, चलिए घर चलते हैं। जैसे ही हम घर पहुंचे, प्रकृति के पिता ने गुस्से से पूछा, तू कहां रह गई थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। प्रकृति ने जवाब दिया, दोस्त के घर चली गई थी, इसलिए देर हो गई। लेकिन तभी उसके पिता की नजर मुझ पर पड़ी।
उन्होंने हैरानी से पूछा, यह कौन है? प्रकृति ने धीरे से कहा, अंदर चलिए, सब कुछ बता दूंगी। हम दोनों अंदर गए और फिर प्रकृति ने अपने पिता को पूरी कहानी बता दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रकृति के पिता गुस्से से कांप उठे। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने बिना मुझसे पूछे शादी कर ली और अब मेरे घर आकर कहती है कि हमें यहीं रहने दो। फिर वे मेरी ओर घूरते हुए बोले, कैसा आदमी चुना है तूने जिसे उसके अपने घर वालों ने घर से निकाल दिया? मैंने आज ही तेरे लिए एक रिश्ता पक्का किया था। मेरे दोस्त का बेटा डॉक्टर है। हां, हम गरीब हैं, लेकिन तेरी खूबसूरती के कारण मैंने किसी तरह उसके पिता को राजी कर लिया और तू इस आदमी से शादी करके चली आई। उन्होंने क्रोध में कहा, निकल जा मेरे घर से, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अभी के अभी चली जा यहां से। प्रकृति बिल्कुल स्तब्ध रह गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पिता का इतना कठोर प्रतिक्रिया होगा। उसके पिता ने क्रोध में कहा, तूने मेरा दिल दुखाया है, मुझे पूरे मोहल्ले में शर्मिंदा किया है, लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करवाई है। जा, यहां से चली जा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि तू कभी मां ना बने। प्रकृति फूट फूट कर रो पड़ी। वह गिड़गिड़ाई, नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए, बस थोड़ी सी जगह दे दीजिए। मैं इस घर में किसी को तकलीफ नहीं दूंगी, आपको मां की कसम। लेकिन उसके पिता का दिल जरा भी नरम नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने हमें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास कोई ठिकाना नहीं था। जब हम घर की ओर जा रहे थे, प्रकृति बेहद आशावान थी। वह कह रही थी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बाबा बहुत अच्छे इंसान हैं। जब मुझे हल्का सा भी बुखार होता था तो वह पूरी रात जाग कर मेरी देखभाल करते थे। हां, गुस्सा करेंगे, लेकिन आखिरकार मान ही जाएंगे। लेकिन अब उसकी सारी उम्मीदें बिखर चुकी थीं। मुझे पहले से ही आभास था कि ऐसा ही कुछ होगा। हम दोनों इतने मजबूर थे कि शायद इस दुनिया में कोई और इतनी मजबूरी ना झेल रहा हो। हमारे पास बस वही कपड़े थे जो हमने पहन रखे थे। हम एक पार्क में जाकर बैठ गए। हम दोनों बेंच पर चुपचाप बैठे रहे। न कोई बात कर रहे थे, न कोई शिकवा। क्या हमारी मोहब्बत की कीमत बहुत ज्यादा नहीं चुकानी पड़ी? धीरे धीरे शाम ढलने लगी और फिर रात भी उतर आई। भूख जोर पकड़ने लगी। मेरी जेब में बस थोड़े से पैसे थे। मैंने पास की दुकान से 4 केले खरीद लिए और प्रकृति की ओर बढ़ाते हुए कहा, कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। लेकिन उसने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। वह सिर्फ इतना बोली, क्या हम पूरी रात यही बैठे रहेंगे? मैंने उसकी आंखों में बेचैनी देखी और मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन घबराओ मत, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे कंधे पर सिर रखकर सो जाओ, मैं जाग रहा हूं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम दोनों ने वह रात जैसे तैसे गुजारी। मच्छरों ने इतना काटा कि हमारी हालत खराब हो गई और हम यह बिल्कुल भूल ही गए थे कि यह नवंबर का महीना था। हमारे पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। प्रकृति ने धीरे से कहा, चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं, किसी ना किसी से मिन्नत करते हैं, या तो तुम्हारे घर वालों से या फिर मेरे बाबा से। लेकिन हमें यकीन था कि वे हमें स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी हमने हिम्मत की और मेरे घर चले गए। जैसे ही घर पहुंचे, मेरे मां बाप ने गुस्से में तंज कसने शुरू कर दिए। कैसी लड़की है यह जो तुझसे शादी करके चली आई? किसी नीच खानदान की होगी, तभी तो किसी बेरोजगार से शादी कर लिया। मेरे पिता ने प्रकृति पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। पता नहीं तुझसे पहले कितने लड़कों के साथ इसके रिश्ते रहे होंगे, इतनी जल्दी शादी कर ली इसने। अब तो मेरी मन भी यह मंजूर नहीं कर रहा था कि मैं इस घर में और रुकूं। हम दोनों ने फैसला कर लिया कि अब जो भी होगा हम खुद अपने दम पर करेंगे। कुछ दिनों तक हमने ऐसी जगहों पर रातें गुजारी जहां कभी सोचा भी नहीं था। मैंने मजदूरी करना शुरू कर दिया। एक दिन मेरे एक दोस्त ने हमें एक पुराना खंडहर नुमा मकान दिखाया। यहां रहने की कोशिश करो, उसने कहा, लेकिन लोग कहते हैं कि यहां भूत प्रेत का साया है। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। हम वहीं रहने लगे। धीरे धीरे हमारी जिंदगी पटरी पर आने लगी। अब कम से कम इतना कमाने लगे थे कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। रात को एक पुरानी चारपाई पर बिना तकिए के सोते, लेकिन दिल में एक उम्मीद होती थी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कुछ महीनों में हालात थोड़े बेहतर हो गए। कम से कम अब हम सड़कों पर भटकने को मजबूर नहीं थे।
इस खंडहर नुमा मकान में कुछ पुराने कपड़े और थोड़ा बहुत सामान पड़ा था। प्रकृति ने उन्हीं को धो पोंछ कर एक कमरे को रहने लायक बना लिया और हम वहीं बस गए। एक दिन प्रकृति मेरे कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। तभी वह अचानक किसी बुरे सपने से घबराकर जाग गई। मैंने उसे सहारा देते हुए पूछा, क्या हुआ? मैं यहीं हूं, घबराओ मत। वह कांपती हुई बोली, मैंने बहुत डरावना सपना देखा। हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत अपने माता पिता की बद्दुआ लेकर की है। अगर वे सच में नाराज हैं तो क्या होगा? और अगर बाबा की बद्दुआ सच हो गई और हमें औलाद ही ना हुई तो फिर इस जिंदगी का क्या मकसद बचेगा? मैंने उसे समझाया, माता पिता का दिल बहुत बड़ा होता है, वे आखिरकार माफ कर ही देंगे। प्रकृति ने कभी मुझसे यह नहीं कहा था कि उसे इस वीरान घर में डर लगता है। वह जानती थी कि हमारे पास कोई और चारा नहीं था। एक दिन जब मैं घर आया तो प्रकृति की तबीयत काफी खराब थी। मैंने चिंतित होकर कहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। वह कमजोरी से मुस्कुराई और बोली, कैसे जाएंगे? डॉक्टर तो फीस मांगेगा। अगर सरकारी अस्पताल भी गए तो पर्ची बनवानी पड़ेगी। हमारे पास तो उतने भी पैसे नहीं हैं। फिर कुछ देर चुप रहकर उसने जो कहा वह सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा। शायद मैं बाप बनने वाला था। मैंने उसे गले से लगा लिया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। हमारे पास कुछ भी नहीं है, वह बोली। इस बच्चे को कैसे पालेंगे? खाना कहां से आएगा? मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, फिक्र मत करो, वह अपनी किस्मत साथ लेकर आएगा। तुम बस खुद को संभालो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन वह चुप रही। शायद उसे मुझ पर पूरा भरोसा नहीं था, या शायद वह जानती थी कि मैं अपनी पूरी मेहनत करके भी कितना ही कमा सकता था। एक दिन रास्ते में मैंने अपने पिता को देख लिया। मैं फटे हुए कपड़ों में मजदूरी कर रहा था। मैंने सोचा शायद वे मुझे देखेंगे तो बुला लेंगे, गले से लगा लेंगे, लेकिन वे मेरी तरफ देखे बिना ही गुजर गए। अब तक हमारी हालत पर किसी को भी तरस नहीं आया था, न अपनों को न ही गैरों को। प्रकृति हर रात रोती थी। वह कहती थी, पता नहीं हमारे साथ यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन वक्त गुजरता गया और हमने किसी तरह दिन काटने शुरू कर दिए। मैं उसे एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं ले जा सका। कभी उसे सिरदर्द होता, कभी कोई और परेशानी, लेकिन हम लाचार थे। एक दिन उसने परेशान होकर कहा, जिस दिन मेरी तबीयत पहली बार खराब हुई थी उसे 10 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे यहां जन्म क्यों नहीं हुआ? मैंने चौंक कर कहा, ऐसा तो नहीं होता, शायद तुम्हें ठीक से याद नहीं कि कौन सा महीना चल रहा है। वह बोली, सब ठीक है, बस मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वक्त हो गया है। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि 13-14 महीने गुजर चुके हैं। आखिरकार हम एक डॉक्टर के पास गए। वह असल में कोई डॉक्टर नहीं थी, बल्कि एक नर्स थी। उसने प्रकृति को देखा और कहा, अभी तो 5वां महीना चल रहा है। हम हैरानी से बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने हमें यकीन दिलाया कि ऐसा ही है। प्रकृति बहुत ज्यादा कमजोर और दुबली हो गई थी, इसलिए देखने में ऐसा लग रहा था कि यह उसका सिर्फ 5वां महीना है। हम चुपचाप लौट आए और फिर से वक्त बीतने लगा। फिर दोस्तों, इसी बीच एक और हादसा हो गया। मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया। एक भले आदमी ने मेरी मरहम पट्टी करवाई, क्योंकि इसी की गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अब मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता था। लाचार होकर मैंने उधार लेना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे 3 महीने तक पूरा आराम करना होगा, लेकिन मैं 1.5 महीने बाद ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया और दोबारा काम पर लग गया। हम फिर उसी डॉक्टर के पास गए। उसने कहा, अब 8वां महीना चल रहा है। फीस लेकर वह चुपचाप बैठ गई। हम बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर उसके पास जाते थे। प्रकृति डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने उससे कहा, हमें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलो किसी बड़े अस्पताल चलते हैं, वहां किसी से मिन्नत कर लेंगे, कोई ना कोई हमारी मदद जरूर करेगा। लेकिन प्रकृति ने साफ इनकार कर दिया। वह बोली, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। जो होना है उसे ऐसे ही होने दो। दोस्तों, हमने सिर्फ अपनी पसंद से शादी की थी और उसकी सजा इतनी लंबी और इतनी तकलीफदेह होगी, यह हमने कभी सोचा भी नहीं था। संघर्षों की लंबी रात और उम्मीद की किरण इस दुनिया में बहुत कुछ होता है, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।
हमारे अपने ही माता पिता ने हमें घर से निकाल दिया। हमें अपनी 4 जोड़ी कपड़े तक नहीं ले जाने दिए। हम एक खंडहर नुमा भूतिया बंगले में रहने को मजबूर हो गए, ऐसी जगह जहां लोग दिन में भी गुजरने से डरते थे। हमारी हालत इतनी खराब थी कि कोई हमें उधार देने तक को तैयार नहीं था। मेरी टांग टूट चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद मैं टूटी टांग के साथ मजदूरी करने को मजबूर था। प्रकृति अकेली उस वीरान मकान में रहती थी। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि वह पहले जैसी नहीं रही। उसके हाव भाव, उसकी आंखों का डरावना एहसास, सब कुछ बदलने लगा था। मुझे तो ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके ऊपर किसी और का साया पड़ गया हो। एक दिन मैंने उससे कहा, अब बहुत हो गया, यह सब क्या हो रहा है? इतनी देर तो नहीं होती किसी के बच्चे को आने में। तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाना चाहा, लेकिन उसने झटके से मेरा हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। उसके चेहरे पर नफरत की एक झलक दिखाई दी। वह गुस्से में बोली, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है और अब तमाशा देख रहे हो? डॉक्टर के पास ले जाने की औकात है तुम्हारी? अगर डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा तो क्या तुम गुजारिश करके मेरा ऑपरेशन करवा सकते हो? वह इतनी कड़वी और कठोर बातें कह रही थी कि मैं सन्न रह गया। मुझे महसूस हुआ कि यह मेरी प्रकृति नहीं हो सकती, जैसे कोई और बोल रहा हो उसकी जगह। अब मुझे उससे डर लगने लगा था। वह बोली, बैठ जाओ चुपचाप। उसका लहजा इतना सख्त था कि मैं कुछ कह ही नहीं सका, लेकिन अगली सुबह वह बिल्कुल सामान्य लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पाउडर वाला दूध खत्म हो गया है। हम रोज एक छोटा सा पैकेट खरीदते थे, जिससे 10 बार चाय बनाने की कोशिश करते थे, जबकि वह सिर्फ 2 कप चाय के लिए ही काफी होता था। हम सुबह सिर्फ चाय पीते थे और कुछ भी नहीं खाते थे। मैंने कहा, हां, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मैं जाकर दूध ले आता हूं। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह मुझे गले से लग गई। उसका यह बदला हुआ रूप देखकर मैं हैरान था। कल जो लड़की मुझसे इतनी नफरत से बात कर रही थी, आज वह पहले जैसी प्यारी और मासूम थी। मैंने सोचा, शायद यह किसी बाहरी ताकत का असर है, शायद इस पर कोई साया पड़ गया है। मैंने इससे कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर डर महसूस करने लगा। इसी दौरान एक अच्छी खबर मिली। मेरा एक दोस्त नया घर बनवा रहा था। उसने कहा, अगर तुम मेरे घर का निर्माण करोगे तो मैं तुम्हें दिहाड़ी से ज्यादा पैसे दूंगा। यह काम 6 महीने चलेगा और इससे मुझे करीब 7 से 8 लाख रुपए की कमाई हो सकती थी। सबसे बड़ी बात, वह मुझे एडवांस पैसे देने को भी तैयार था। इसका मतलब था कि हम अपने लिए थोड़ा अच्छा खाना खरीद सकते थे। शायद पहली बार हमें इस कठिन जिंदगी से निकलने का कोई रास्ता दिख रहा था। मैंने उत्साह भरी आवाज में कहा, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मेरे दोस्त ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तू मेरा यार है, इतना तो मैं कर ही सकता हूं। यह खबर मेरे लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं थी। गरीबों के लिए बड़ी खुशी यही होती है कि एक साथ इतने पैसे हाथ में आ जाएं, जो हमने शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी न देखे हों। जब से हम इस मुश्किल दौर से गुजरे थे, तब से तो ऐसा सोचना भी हमारे लिए नामुमकिन था। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही पैसे मिलेंगे, सीधे प्रकृति को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। अगर डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देता तो बेझिझक ऑपरेशन करवा लेते। अब हमारे पास एक उम्मीद थी, एक रास्ता था। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो जो मंजर देखा, उससे मेरी रूह कांप गई। प्रकृति बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर से ठंडे पसीने बह रहे थे। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। मैं घबरा गया। डर के मारे मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसे झंझोड़कर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं हुई। दिल में अजीब सा डर बैठ गया, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। मैं उसे तुरंत उठाकर नजदीकी डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर ने उसे चेक करने के बाद पूछा, आप कह रहे हैं कि गर्भ को 1 साल से भी ज्यादा हो गया है? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, जी, ऐसा ही है, लेकिन बच्चा अब तक पैदा क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, यह संभव नहीं है, आप लोगों से कहीं कोई गलती हुई होगी। मैंने दृढ़ता से कहा, डॉक्टर साहिबा, मुझे अच्छे से याद है, यह 1 साल से भी ज्यादा का मामला है, कृपया सही से जांच करें। डॉक्टर हमारी बात सुनकर परेशान हो गई। उसने कुछ परीक्षण किए और फिर कहा,
हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पैसे का इंतजाम करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। डॉक्टर ने जो जवाब दिया वह मेरे लिए हैरान कर देने वाला था। उसने कहा, पैसों की चिंता मत कीजिए, यह ऑपरेशन और आगे की सारी दवाइयां अस्पताल की तरफ से मुफ्त होंगी। बस हमें आपकी इजाजत चाहिए, क्योंकि यह मामला असाधारण है। हमने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। हम इस पर एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं ताकि भविष्य में मेडिकल पढ़ाई में इसका उपयोग किया जा सके। मैं सोच में पड़ गया। डॉक्टर आगे बोली, आपकी पत्नी की इज्जत और पर्दे की पूरी हिफाजत की जाएगी। वीडियो में उसका चेहरा या शरीर नहीं दिखाया जाएगा। अगर आपको लगे कि वीडियो ठीक नहीं है तो हम उसे आपकी आंखों के सामने डिलीट कर देंगे। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी की इज्जत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हम गरीब जरूर हैं, पर इज्जतदार भी हैं। डॉक्टर ने यकीन दिलाया, आप चिंता मत करें, हम आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करेंगे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे मुझे काफी समय हो गया था। पास ही एक आदमी बैठा था जिसने मुझसे पूछा, भाई, तुम्हारी पत्नी को अंदर गए हुए कितने घंटे हो गए? मैंने कहा, 2-3 घंटे हो चुके हैं। उसने हैरानी से कहा, क्या? मेरी बीवी का तीसरा ऑपरेशन हुआ है। आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं लगा। तुम्हें जाकर पता करना चाहिए कि क्या हो रहा है। मैं घबरा गया। उसने आगे कहा, आजकल अस्पताल वालों का क्या भरोसा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बीवी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत नर्स को बुलाया और कहा, मुझे मेरी पत्नी के बारे में बताइए, अंदर क्या चल रहा है? मुझे सांस लेना तक भारी लग रहा था। अंदर से क्या खबर आने वाली थी मैं खुद नहीं जानता था। मैं और भी परेशान हो गया। कहां जाता, किससे पूछता, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अस्पताल के गलियारे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था कि अचानक मेरी नजर प्रकृति के पिता पर पड़ी। उन्होंने मुझे देखा और तुरंत समझ गए कि मैं यहां अपनी पत्नी को लेकर आया हूं। घबराए हुए स्वर में उन्होंने पूछा, क्या हुआ मेरी बेटी को? वह ठीक तो है? मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरी बात सुनते ही वह फूट फूट कर रोने लगे। तुम लोग मेरे पास क्यों नहीं आए? मुझे तो यह भी नहीं पता था कि तुम लोग कहां चले गए। उन्होंने दुख भरे स्वर में कहा, मैं उसका बाप हूं, उसका दुश्मन नहीं। मैंने उसे कभी बद्दुआ नहीं दी थी। बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। डॉक्टर अब तक बाहर नहीं आई थी। हम सभी बेताबी से इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। हम सब हैरान रह गए। यह क्या हो रहा है? मैं घबरा कर बोला, डॉक्टर क्यों चीख रही हैं? कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन मेरी पत्नी को अब तक बाहर नहीं लाया गया था। न ही वह डॉक्टर दिखाई दी जो ऑपरेशन कर रही थी। कई मिनटों के बाद एक नर्स आई और बोली, आपकी पत्नी को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी वह बेहोश हैं। आप उनके पास बैठ सकते हैं। जब मैंने प्रकृति को देखा तो वह सामान्य लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी हालत देखकर मेरा दिल बैठने लगा। नर्स ने कहा, चिंता मत करें, ऑपरेशन की वजह से ऐसा लग रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। अस्पताल वाले खुद ही दवाइयों का इंतजाम कर रहे थे, खाना पीना भी हमें दे रहे थे। उन्होंने मेरे लिए भी खाना मंगवाया और कहा, आप बैठकर खा लीजिए, आपको ताकत की जरूरत है। शाम को डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वहां एक और व्यक्ति था, शायद वह भी कोई वरिष्ठ डॉक्टर था। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी पत्नी के केस ने हमें हिलाकर रख दिया है। यह हमारी जिंदगी का सबसे अनोखा मामला था। हमने अपने पूरे करियर में ऐसा कुछ नहीं देखा। दुनिया भर में भी इस तरह के केस के कोई पक्के सबूत नहीं है। मैं बेचैनी से बोला, मेरा बच्चा कहां है? क्या वह ठीक है? डॉक्टर ने लंबी सांस लेकर कहा, हमें खेद है, लेकिन आपका कोई भी बच्चा सुरक्षित नहीं रहा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हम समझ सकते हैं कि आपके लिए यह कितना दुखद है, लेकिन आपको इस बात की राहत होनी चाहिए कि आपकी पत्नी की जान बच गई। मैंने घबरा कर पूछा, मगर हुआ क्या था? डॉक्टर ने जो बताया वह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, आपकी पत्नी के गर्भ में 1-2 नहीं, बल्कि एक साथ 10 से 15 बच्चे पल रहे थे। मैं अवाक रह गया, लेकिन यह सामान्य गर्भधारण नहीं था।
इन सभी बच्चों की वृद्धि एक निश्चित समय पर रुक चुकी थी। वे इस स्थिति में थे जैसे कि वे सिर्फ 2-2.5 महीने के भ्रूण हों। डॉक्टर ने मुझे एक तस्वीर दिखाई और कहा, देखिए, यही स्थिति थी। मैंने वह तस्वीर देखी तो आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने आगे कहा, अगर यह सभी बच्चे सही तरीके से विकसित होते तो आपकी पत्नी की जान को गंभीर खतरा हो सकता था, और अगर यह सभी पैदा हो जाते तो यह आपके लिए भी कोई खुशी की खबर नहीं होती, क्योंकि इनमें से ज्यादातर शायद जिंदा भी नहीं बचते। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। डॉक्टर ने कहा, आपकी पत्नी का ऑपरेशन बहुत मुश्किल था, केस बहुत ही नाजुक था। हमने कड़ी मेहनत से उनकी जान बचाई। अब वह खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें अभी अस्पताल में रहना होगा। हम कम से कम 10 दिन तक उन्हें निगरानी में रखना चाहते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आगे कोई परेशानी न हो। डॉक्टर ने मुझे वह वीडियो भी दिखाई जो उन्होंने ऑपरेशन के दौरान रिकॉर्ड की थी। देखिए, इसमें आपकी पत्नी कहीं भी नजर नहीं आएगी, लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि स्थिति कितनी गंभीर थी। मैंने वीडियो देखा और आंखों से आंसू छलक पड़े। डॉक्टर ने कहा, आपको दुख जरूर होगा, लेकिन कम से कम आपकी पत्नी सुरक्षित है। यही सबसे बड़ी बात है। मैं गहरी सांस लेकर बाहर निकला और सीधे प्रकृति के कमरे में गया। मैंने उसे धीरे से बताया कि क्या हुआ। वह कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। डॉक्टर ने कहा, चिंता मत कीजिए, यह कोई ऐसा मामला नहीं है कि दोबारा मां नहीं बन सके। आपकी पत्नी पूरी तरह स्वस्थ है और भविष्य में संतान सुख प्राप्त कर सकती है। जब प्रकृति की नजर अपने पिता पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ गई। वह खुश थी क्योंकि उसके पिता ने उसे माफ कर दिया था। मेरे ससुर ने मेरी ओर देखा और कहा, अब यह घर मैंने तुम दोनों के नाम कर दिया है, साथ ही अपनी दुकान भी तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। अब से यह सब तुम्हारा है। मैं स्तब्ध रह गया। यह सब मेरे लिए किसी सपने जैसा था। अब हम उसी घर में रहते हैं जहां कभी हमें ठुकरा दिया गया था। जब मेरे माता पिता को यह पता चला कि अब घर और दुकान मेरे नाम हो चुके हैं, तो वे भी करीब आने की कोशिश करने लगे। उन्होंने मुझसे बातचीत की, पर मैं अपनी पत्नी को उनके सामने नहीं लाना चाहता, क्योंकि वही लोग थे जिन्होंने उसके चरित्र पर उंगली उठाई थी। यह एक ऐसी कड़वी याद है जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर यह आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।